नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? आज हम लोग ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज का जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, चाहे वह पंचायती राज इलेक्शन क्यों ना हो, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मनरेगा में मजदूरी दर चेंज हुआ है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं आपका जनवरी से लेकर अप्रैल तक, उसको इस क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जो आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है, आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप किताब खोलेंगे तो उसका एक चैप्टर है ग्रामीण विकास। उसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, जैसे कि आपका मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला है 2024-25 में, ठीक है। ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितना आपका सड़क बना है, सारा डेटा को हम लोग इसी क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कह सकता हूं कि इस क्लास से आपके 2 की 3 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से पूछेगा तो करंट अफेयर नहीं, अगर आपका नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपको तो अपडेट चाहिए रहता है कि भैया 2024-25 में कितना सड़क बना है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। यह सारा अपडेट मैं 24-25 का आपको मैं अभी बताऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। जो हम लोग इस क्लास को कैसे देखेंगे, फर्स्ट थिंग हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, एमसीक्यू फॉरवर्ड में देखते हैं क्लास को। सेकंड थिंग कि हम लोग क्लास को बाइलिंगुअल देखेंगे, चाहे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों को यह फायदा करेगा। देखिए, सबसे पहले तो भाई हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का चैप्टर है एडीओ में पंचायती राज। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये एग्जाम पूछ सकता है कि भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है, ठीक है। भारत में हु इज द पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है। तो कौन है भैया? अगर आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अब एडीओ की आप लोग तैयारी कर चुके होंगे, आप टेस्ट दे रहे होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप खुद वीडियो को पॉज कीजिए और आप मुझे बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए थे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन है? श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। ये कौन है? यह भारत के पंचायती राज मिनिस्टर है, ठीक है। तो भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। उससे पहले थे गिरिराज सिंह, उससे पहले थे नरेंद्र सिंह तोमर, और जब पंचायती राज मिनिस्ट्री बना था तो पहले मिनिस्टर कौन थे? मणिशंकर अय्यर, ठीक है। मणिशंकर अय्यर, उस टाइम पंचायती राज के नाम से मिनिस्ट्री नहीं था, कुछ और नाम से था, तो मणिशंकर अय्यर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग भारत के पंचायती राज मिनिस्टर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो छत्तीसगढ़ के भी पंचायती राज मिनिस्टर के बारे में पूछ सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ का पंचायती राज मिनिस्टर कौन है। तो क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है? देखिए, वहां पे जो इंडिया वाले में सिर्फ पंचायती राज मिनिस्टर अलग है और ग्रामीण विकास का मिनिस्टर अलग है, पर छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज है और ग्रामीण विभाग के मंत्री एक ही हैं। बताइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़? बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, आप वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं पता है तो आंसर क्या है? विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका शायद लेबर इंस्पेक्टर, मुझे याद नहीं आ रहा है, सेक्रेटरी पूछता है कि उस मिनिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है। क्या है ये? छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के प्रमुख सचिव कौन है? हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन छत्तीसगढ़? ये कौन है भैया? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है श्रीमती निहारिका बारिक सिंह। ये है क्या? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव कौन है? श्रीमती निहारिका बारिक सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे का जो हम लोग का करंट अफेयर्स है, आपको पता है क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है पंचायती राज चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ है। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव है उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज चुनाव है वह कितने स्तर पर हुआ है।
कितने स्तर, कितने चरण पे हुआ है? तो जो छत्तीसगढ़ का पंचायती राज चुनाव है वह 3 चरण में हुआ है। जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण कितने ब्लॉक में हुआ है, कितने विकास खंड में प्रति चरण चुनाव पंचायती राज का? 53 विकास खंड में, ठीक है। 53 ब्लॉक में प्रथम चरण पंचायती राज चुनाव हुआ। द्वितीय चरण है जो आपका सेकेंड चरण है, उसमें 43, 10 माइनस कर दीजिए, 43 ब्लॉक में चुनाव हुआ था। जो तृतीय चरण है उसमें 50 ब्लॉक में, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि कितने चरण में भाई चुनाव हुआ है। जो छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ है वह त्रिस्तरीय, 3 चरण। पहले चरण में कितना ब्लॉक, कितना विकास खंड? 53 विकास खंड। दूसरे चरण में 10 माइनस कर दिए, 43 विकास खंड। तीसरे चरण में 50 विकास खंड, 50 ब्लॉक। यही पास याद करते हुए चलिए, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। यही क्लास को यही पास याद कीजिए, कुछ मत आपको बोलेंगे कि बाद में मैं याद करूंगा, नहीं, अभी तुरंत याद करना है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण में 53 ब्लॉक में 53 विकास खंड, दूसरा चरण में आपका 43, थर्ड चरण में 50, ठीक है। अब ये जो आपका चुनाव हुआ है इसका सूचना का प्रकाशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है, तभी भी कब हुआ है? 27 जनवरी आपका 2025, 27 जनवरी 2025 क्या हुआ था? सूचना का प्रकाशन हुआ था। सेकंड, मतदान कब हुआ है? मतदान तो देखिए, जो पहला चरण है, पहला चरण हुआ है 17 फरवरी 2025 को। जो पहला चरण का चुनाव हुआ है, पहला चरण का चुनाव कितने ब्लॉक पे? 53 ब्लॉक में पहला चरण का चुनाव हुआ है आपका 17 फरवरी 2025। सेकेंड चरण का चुनाव 3 दिन बाद, कितना? आपका सेकेंड चरण का चुनाव जो 43 ब्लॉक में हुआ है 20 फरवरी। जो थर्ड चरण का चुनाव हुआ है, थर्ड चरण का चुनाव वह हुआ है 3 दिन बाद, 23 फरवरी, ठीक है। 23 फरवरी। फिर से याद करते हैं भैया, फर्स्ट चरण का 17, सेकेंड चरण का हुआ है 3 दिन बाद 20, थर्ड चरण का हुआ है 3 दिन बाद 23 हुआ है, ठीक है। अब यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो जो पहले चरण में मतदान प्रतिशत है वह है 81.38%। दूसरे चरण में कितना परसेंट मतदान प्रतिशत हुआ है? आपका कितना परसेंटेज हुआ है दूसरे चरण में मतदान? 81.22%। जो थर्ड चरण में आपका सबसे कम 77.54%। अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनर को टफ पूछना है तो ये पूछ देगा कि भाई मैच द कॉलम, ठीक है। सुमिलित कीजिए, कैसे सुमिलित कीजिए? पहले चरण चुनाव का 3 परसेंटेज दे देगा और सुमिलित करने बोल देगा, ठीक है। ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ये जो 3 चरण चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटिंग मतदान कौन से चरण में हुई है? तो जो सबसे ज्यादा हुआ है पहले चरण में, ये सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए पहले चरण में 81.38। सबसे कम किस चरण में मतदान हुआ है, वोटिंग हुआ है? थर्ड चरण में 77.54%, ठीक है। ये याद हुआ आपको, ये अच्छे से याद हुआ। और बहुत सारी चीज आज याद करना है। अब देखिए, ये जो चुनाव हुआ है आपका, है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ है, इसमें किसके किसके लिए चुनाव हुआ है? जिला पंचायत सदस्य के लिए हुआ है, जनपद पंचायत सदस्य के लिए हुआ है, सरपंच के लिए हुआ है, वार्ड पंच के लिए हुआ है। तो कितने कितने पद थे आपका जिसके लिए चुनाव हुआ है? तो जिला पंचायत सदस्य के लिए 433 पद जिसमें चुनाव हुआ है। जो जनपद पंचायत थे वो थे 2973। जनपद पंचायत सदस्य के लिए कितने कितने लोगों के लिए चुनाव हुआ है? 2973। सरपंच कितने थे? 11,674। और आपका वार्ड पंच के लिए कितना हुआ है? 1,60,161। ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन टफ करेगा तो फिर सुमेलित करने के लिए पूछ देगा। सुमेलित कीजिए कि कितना जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव हुआ है, कितना जनपद पंचायत सदस्य के लिए चुनाव हुआ है, कितना सरपंच के लिए हुआ है, कितना वार्ड पंच के लिए हुआ है, ठीक है। ये है। और आप इसी से एक और डेटा याद रखिए कि जो आपका मतदान रंग रहता है, मतदान पत्र का जो रंग रहता है ना, ये आपका ईवीएम में नहीं हुआ है, बैलेट पेपर में चुनाव हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिस्तरीय चुनाव हुआ है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज का जो चुनाव हुआ है वह किस में हुआ है? बैलेट पेपर में हुआ है। तो रंग क्या है भैया? जिला पंचायत सदस्य का रंग क्या है? गुलाबी रंग। जिला पंचायत सदस्य का रंग क्या है? गुलाबी। जनपद पंचायत सदस्य का रंग क्या होता है भैया? पीला, ठीक है। सरपंच का रंग क्या होता है? सरपंच का रंग नीला। सरपंच का रंग क्या होता है? नीला। और आपका वार्ड पंच का सफेद। याद होना चाहिए आपका सबसे पहले सबसे ऊपर
सबसे ऊपर जिला पंचायत सदस्य गुलाबी, जनपद पंचायत पीला, सरपंच नीला, वार्ड पंच सफेद। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है भैया जनवरी में देखते हैं हम लोग। हाँ, ये जो चुनाव हुआ है इसका रिजल्ट कब घोषित किया गया? ठीक है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ है ना, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ है उसका जो रिजल्ट है वह 25 फरवरी 2025 को घोषित किया गया इसका रिजल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या आगे पढ़ सकते हैं? अब हम लोग पंचायती राज चुनाव पढ़ लिए, तो क्या पता वो हम लोग पढ़ रहे हैं पंचायती राज, वो बोला कि पंचायती राज तो सब पढ़ेगा, मैं नगरीय निकाय पूछ दूंगा। ठीक है, तो नगरीय निकाय भी पढ़ लेते हैं भैया हम लोग, क्यों छोड़ेंगे हम लोग नगरीय निकाय को? तो नगरीय निकाय को भी हम लोग देख लेते हैं, नगरीय निकाय चुनाव को। चलिए, छत्तीसगढ़ का नगरीय निकाय चुनाव देखिए, टोटल अगर आप ध्यान देंगे तो टोटल छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, लेकिन जो इस बार सिर्फ 10 नगर निगम में ही चुनाव हुआ है। 4 का जो नगर निगम का चुनाव है उनका कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है, तो उनका अगले साल आपका क्या होगा? चुनाव होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एक नियम आ रही है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा ना, मतलब जो नेक्स्ट टाइम कभी चुनाव होगा 5 साल बाद, तो ऐसा हो कि इन सभी का आपका एक साथ हो, मतलब जो नेक्स्ट 4 आपके वो है नगर निगम, उनका कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष ही होगा। ऐसा कुछ रूल छत्तीसगढ़ सरकार लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस बार जो कितने प्रश्न पूछ सकता है, सबसे पहला प्रश्न कि जो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हुआ है, कितने नगर निगम में हुआ है, कितने नगर पालिका में हुआ है, कितने नगर पंचायत में हुआ है? तो इस बार 10 नगर निगम में हुआ है। ठीक है, 10 नगर निगम में हुआ है। कितने नगर पालिका में हुआ है? 49 आपका नगर पालिका है और 133 नगर पंचायत है। ये भी सुमेलित करने के लिए आ सकता है। कितने नगर निगम में हुआ है? 10, 49, 133 नगर पंचायत। कब हुआ है चुनाव? चुनाव का डेट भी पूछ सकता है, तो हुआ है 11 फरवरी को चुनाव हुआ है। यह डेट भी आपको याद होना चाहिए, 11 फरवरी को चुनाव हुआ है। अब क्योंकि इसमें पंचायती राज चुनाव में तो पार्टी नहीं आती है, इसमें क्या पार्टी इलेक्शन लड़ती है, तो इसमें पार्टी आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। तो आपका जो कुल 10 नगर निगम है, 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी जीती है ना। जो 49 नगर पालिका में चुनाव हुआ है उसमें 35 में बीजेपी जीती है, 8 में कांग्रेस जीती है, एक बार पहली बार आपका भी खाता खुला है, और 5 कितने हैं? निर्दलीय हैं। ठीक है, 114 जो नगर पंचायत है, 114 नगर पंचायत, उसमें 81 बीजेपी जीती है, 22 कांग्रेस जीती है और 10 निर्दलीय है। अब देखिए, आप जीती है तो कुछ ये नई बात है, तो थोड़ा सा क्या पता आपके बारे में पूछ दे, तो आप कहां से जीती है? आपने बिलासपुर के बोधरी नगर पालिका में जीत दर्ज की है। ठीक है, निकाय चुनाव में आपकी यह पहली जीत है, तो कुछ अलग चीज है। जब भी कुछ अलग चीज होता है, सीजीपीएससी या सीजीव्यापम उसको पूछ देता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, ये देखिए, मैं ये दैनिक भास्कर का कटिंग लेके आया हूं। कई बार क्या होता है ना कि ये इसमें ना नंबर इधर उधर हेर फेर हो जाता है, इसलिए सीधे मैं आपका न्यूज़पेपर का उठाया और कटिंग लेके डाल दिया यहाँ पे कि नंबर हेर फेर ना हो पाए। कि नगर निगम में आपका बीजेपी 10 सीट जीती है, नगर पालिका में 35 सीट जीती है, नगर पंचायत में 81 सीट जीती है। कांग्रेस आपका नगर निगम में जीती ही नहीं है, नगर पालिका में 8, नगर पंचायत में आपका 22 सीट जीती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जो 10 आपका नगर निगम में जीती है, वो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन लोग जीते हैं, उससे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। स्पेशली रायपुर का तो पूछ ही सकता है, बाकी नगर निगम का पूछे मत, क्योंकि कैपिटल है भैया, राजधानी है। तो रायपुर किसके लिए सीट रिजर्व थी? यूआर फीमेल, अनरिजर्व फीमेल की रिजर्व थी, और कौन जीती है? मीनल चौबे जी जीती है। ठीक है, एकदम आपको ये नाम खून में बच जाना चाहिए आपके। ठीक है, कौन जीता है रायपुर से? आपका मीनल चौबे जी जीती है। कोरबा से ये भी यूआर फीमेल के लिए था, कौन जीता है? संजू देवी राजपूत जीती है। ठीक है, राजनांदगांव से भी अनरिजर्व का कौन जीता है? मधुसूदन यादव जीते हैं। मधुसूदन यादव। आपका धमतरी नगर निगम भी यूआर के लिए था, कौन? जगदीश राम रोहरा धमतरी में। जबलपुर भी आपका जगदलपुर भी अनरिजर्व था, है ना। कौन जीते हैं? संजय पांडे जी जीते हैं जगदलपुर से। चिरमिरी कहां है भैया? कहां पे चिरमिरी कहां पे? कमेंट बताइए, चिरमिरी कहां पे? चिरमिरी अनरिजर्व। जब भी आप नगर निगम पढ़ते हैं ना, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को पूछा हूं, चलो भैया
14 नगर निगम का नाम बताओ। सब लोग चिरमिरी को ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो चिरमिरी नगर निगम आपका अनरिजर्व के लिए था। कौन? राम नरेश राय जीते हैं। दुर्ग नगर निगम आपका ओबीसी फीमेल के लिए रिजर्व था। दुर्ग नगर निगम ओबीसी फीमेल के लिए। कौन जीता है? अलका बागमार। आपको इन सब का एक बार ऊपर से नाम ये भी सुमेलित करने के लिए आ सकता है। 4 नगर निगम देगा और कौन जीता है ये आ सकता है एग्जाम में। आपको एकदम इन सब का नाम जरूर पता होना चाहिए। बिलासपुर ओबीसी, ठीक है, पूजा विधानी जीती है। रायगढ़ अकेला एकमात्र एससी सीट शेड्यूल कास्ट सीट, कौन? जीवर्धन चौहान जीते हैं, ठीक है। आपका अंबिकापुर एकमात्र एसटी सीट, कौन जीता है? मंजूषा भगत जी जीती हैं, ठीक है। चलिए एक बार ऐसे तो याद नहीं होना है तो फोटो देख के याद करते हैं हम लोग। फोटो देख के याद करने से थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा अच्छे से घुसता है, ठीक है। रायपुर से मीनल चौबे जी। एक प्रश्न और आ सकता है, कितनी महिला और कितने पुरुष जीते हैं? तो 1 2 3 4 5 महिला। 10 में 5 महिला 5 पुरुष, ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एसटी सीट कहां रिजर्व था? तो एसटी सीट रिजर्व था अंबिकापुर में मंजूषा भगत जी के लिए, ठीक है। एससी सीट कहां रिजर्व था? एससी सीट रिजर्व था रायगढ़ में जीवर्धन चौहान जी के लिए, ठीक है। ये जीते हैं, है ना। और आपका ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें फीमेल का कितना रिजर्वेशन था? तो देखिए 1 फीमेल 2 फीमेल 3 फीमेल रिजर्वेशन था, ठीक है। 3 फीमेल रिजर्वेशन था। तो 3 आपका फीमेल रिजर्वेशन था, 1 एससी रिजर्वेशन था, 1 एसटी रिजर्वेशन था और ओबीसी 2 ओबीसी रिजर्वेशन था। बाकी सब कितने थे? अनरिजर्व थे आपके, बाकी सब अनरिजर्व थे। चलिए एक बार नाम हम लोग फोटो के साथ फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले रायपुर में मीनल चौबे, ठीक है। धमतरी में श्री रामू रोहरा, आपका जगदलपुर में संजय पांडे, चिरमिरी में राम नरेश राय, राजनांदगांव में मधुसूदन यादव जी, ठीक है। आपका दुर्ग में क्या है? अलका बागमार, कोरबा में संजू देवी राजपूत, बिलासपुर में श्रीमती पूजा विधानी जी, अंबिकापुर में मंजूषा भगत और रायगढ़ में जीवर्धन चौहान। ये सब आपको याद होना चाहिए। आप एक प्रॉपर, अगर आपको अभी याद हो रहा है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल सकता हूं भूल सकती हूं तो एक प्रॉपर एक जगह लिस्ट बना लीजिए और उसको चिपका लीजिए। 2-3 दिन सुबह दवाई की जैसा सुबह उठ के पढ़िएगा, आपके लिए मोर देन इनफ है। आप एग्जाम में टिक मार के आ सकते हैं। चलिए आगे भी थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। जो आपका छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव है उसमें सूचना का प्रकाशन कब हुआ है भैया? 22 जनवरी 2025 को हुआ है। चुनाव का डेट कौन सा है? मतदान का डेट कौन सा है? आपका 11 फरवरी 2025 हुआ है, ठीक है। मतदान का परसेंटेज क्या है? क्योंकि एक ही बार मतदान हुआ है तो परसेंटेज सीधे पूछ सकता है। 72.33 हुआ है, ठीक है, मतदान परसेंटेज। अब जो आपका रिजल्ट कब घोषित हुआ है? 15 फरवरी 2025 को रिजल्ट घोषित हुआ है। यह सब आपका दोनों जो नगरीय निकाय चुनाव है और वो आपका समाप्त होता है। ये सब क्लास के बाद इन सब का मैं पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप ये पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए, एक बार खुद से पढ़िए, आपके लिए उतना ही बस काफी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चुनाव को पूरी कहानी खत्म हो गई हमारी, आगे की कहानी पढ़ते हैं हम लोग और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लोग इतना चुनाव खेल रहे हैं तो क्या पूछ नहीं सकता है, ये नहीं पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? जब इसी साल चुनाव हुआ है तो पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है? और इसी साल बने हैं, अभी जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो हु इज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? चलिए बताइए कौन है? ये है श्री अजय सिंह जी, ठीक है, श्री अजय सिंह जी। अब एक चीज यहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। श्री अजय सिंह जी आपके क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयुक्त है। तो ये कौन है भाई? श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, ये कौन है? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और इनके पोस्ट में क्या फर्क है, ठीक है। बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैं आपका जो कमेंट, आपका सही कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा कि सबको पता चल जाए। आप बताइएगा कि ये श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले कौन है ना। ये भी कुछ इलेक्शन है, कुछ इलेक्शन कमिश्नर, कुछ रिलेटेड है। ये और ये है, ये अगर ये दोनों सेम चीज है कि ये दोनों अलग पोस्ट है, क्या चीज है, क्या फर्क है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, इससे पहले भैया हमारी जो संस्था है सीजीपीएससी नॉलेज, सीजीपीएससी नॉलेज बहुत सारा कोर्स लेकर आई है। आपको अभी भी आपको एडीओ की एग्जाम को 1 महीना बचा हुआ है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भाई मैं जी जान लगा सकता हूं, मैं एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं, तो हम लोग के पास हमारा एडीओ की क्लास अभी भी चल रही है। बहुत सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, प्रॉपर रिकॉर्डेड कोर्स है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। तो अगर आपको एडीओ की क्लास ज्वाइन करना है तो एडीओ की क्लास है, आप इस नंबर पर कॉल लगाइए और एडीओ की क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एडीओ की क्लास तो भैया मेरा पूरा फुल तैयारी है, मेरे को सिर्फ टेस्ट सॉल्व करना है, तो एडीओ का आइए और टेस्ट सॉल्व कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए और आप रियल में देखिए कि कितना कंपटीशन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं टेस्ट सॉल्व नहीं करूंगा, टेस्ट से भागते रहूंगा। उन लोग को समझ नहीं आता कि कंपटीशन कितना है। यहां पे जब आप यहां पे आएंगे 300-400 बच्चों के सामने टेस्ट देंगे तो आपको आपका लेवल समझ में आएगा कि हाँ मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, कौन कितने लोग मेरे से आगे हैं, मेरे को और कैसे अपने आप को पढ़ना रहेगा। कई लोग बस पढ़ते जाते हैं टेस्ट नहीं देते हैं तो अपना लेवल नहीं समझ पाते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ में, आपके जो कॉम्पिटिटर छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं, आप जब टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा ना कि आपका लेवल क्या है, आपको और कितना सुधार करना है। ठीक है, तो आप आइए। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है तो रायपुर के सेंटर आइए, ऑफलाइन टेस्ट का फीस कितना है 799, आइए और दीजिए। अगर आपको ऑनलाइन, अच्छा ये जो टेस्ट है ना ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हेल्पफुल है। ये जो पेपर बनता है ये सिर्फ हिंदी में नहीं बनता है। जो आपका टेस्ट रहता है जैसे सीजीपीएससी का पेपर आएगा ना, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, वैसा पेपर बनता है कि आप लोगों को पूरा फील है कि मैं कहाँ, सीजी व्यापम का है ना, सीजी व्यापम ले रहा है तो सीजी व्यापम का जो पेपर आता है ना आपका एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, बिल्कुल वैसे ही रहेगा कि आपको पूरा फील आए कि हाँ मैं एग्जाम में बैठा हूँ। अगर आपको ऑनलाइन देना है, आप बहुत दूर दराज छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं तो 399 दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट है, वो भी बिल्कुल इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल रहेगा कि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। चलिए, और अगर आपको बोल रहे हैं कि नहीं भाई एडीओ नहीं, मेरे को तो एडीआई बनना है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री बनना है। अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री बनना है तो प्रॉपर एडीआई का कोर्स चल रहा है हमारी संस्था के द्वारा प्रॉपर। उसमें क्योंकि मेन क्या है एडीआई में, मैथ्स और रीजनिंग। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है, छत्तीसगढ़ सबका स्ट्रांग रहता है, तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो आप एडीआई निकाल सकते हैं। और अगर आप मैथ्स रीजनिंग आपका स्ट्रांग नहीं है तो आइए हमारी संस्था में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडीआई के क्लासेस चल रही हैं। प्रॉपर आपको पहले क्लासेस चलती हैं, फिर उसका आपको क्वेश्चन पेपर सेट दिया जाता है कि आप घर में जाके सॉल्व कीजिए उसको, फिर उसका प्रॉपर डिस्कशन होता है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप बेटर प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे बन पाओगे। तो मैथ्स रीजनिंग चल रहा है, आपका छत्तीसगढ़ भी चल रहा है। अगर आपको स्पेशली एडीआई के लिए छत्तीसगढ़ का अलग क्लास चाहिए तो वो भी चल रहा है कि आपको सिर्फ छत्तीसगढ़, आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है, आपका छत्तीसगढ़ वीक है तो उसका भी अलग क्लास चल रहा है सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, इसमें आपका पंचायती राज भी आ रहा है, जैसे एडीओ का आ रहा है इसमें भी आपका पंचायती राज आ रहा है। पिछले बार पंचायती राज से 8 क्वेश्चन आया था भाई, तो पंचायती राज को इजी मत लेना, पंचायती राज से क्वेश्चन इस बार भी आएगा, तो इसमें पंचायती राज आ रहा है। अगर आपको सिर्फ पंचायती राज पढ़ना है उसका भी अलग क्लास है अगर आप लेना चाहते हो हमारी संस्था में। ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं एडीओ दूंगा और जितने भी एग्जाम है आपके साल भर के, जितने भी आपके व्यापम के कैलेंडर के एग्जाम है सब दूंगा मैं, आप एडीओ दूंगा, आबकारी दूंगा, ठीक है, मैं अमीन पटवारी दूंगा, मैं एसआई दूंगा, तो उसके लिए एक समग्र बैच है। समग्र बैच क्या बोल रहा है भैया, समग्र बैच में ये है कि एक बार आप कुछ अमाउंट दो, ठीक है, कुछ अमाउंट दो, लगभग आई थिंक 4000 है, और 4000 में आप एडीओ कोर्स पालो, ठीक है, उसी में आपको आपका अमीन पटवारी का कोर्स मिलेगा, उसी में आपको आबकारी आरक्षक का कोर्स मिलेगा, उसी में आपको प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स मिलेगा। मतलब एक बार दो आप फीस और आप सारे एग्जाम का आपको सिलेबस के साथ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, कोई भी मुश्किल कोई भी परेशानी आए तो आप इसमें फोन लगा दीजिए, ठीक है, इस नंबर पर, और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को एडीओ के लिए कोई बुक चाहिए जिससे मैं अपने आप को जज कर पाऊं, तो एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। अब तो दूसरे संस्था वाले भी इस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं भैया, ठीक है, इतनी अच्छी बुक है, सर अमरदीप सर द्वारा लिखी गई ये बुक है। ठीक है, इस बुक में आपको पूरा आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज का पूरा एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू के साथ पूरा प्रॉपर एक आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कई बार लोगों को लग रहा है कि यार
थ्योरी बुक निकाल देते। थ्योरी बुक निकालनी, ये क्या है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू बुक दोनों है। पहले आप एमसीक्यू देखिए और फिर उसका थ्योरी, उसके नीचे प्रॉपर थ्योरी से आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उस थ्योरी को पढ़िए। उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मनरेगा का क्वेश्चन है तो मनरेगा से रिलेटेड नीचे सब कुछ लिखा हुआ है कि आप उसको पढ़िए, आपके लिए काफी है भाई। इसमें 1500 से भी ऊपर क्वेश्चन है। आपका इकोनॉमिक सर्वे अपडेटेड है। अगर आपको ये बुक है लेना है तो आप संस्था आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस नंबर पे फोन लगाइए, कैसे ऑनलाइन आपको ऑर्डर करना है बता दिया जाएगा, या आप अपने जहां जिस भी शहर में रह रहे हैं उस शहर में जो भी दुकान होगा, जो टॉप दुकान होगा, उस दुकान में भी ये बुक मिल रही है। अभी हम लोग एक और चीज ला रहे हैं स्पेशली एडीओ वालों के लिए। एडीओ वालों के साथ क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि इतना सारा स्कीम है भैया, स्कीम याद करते करते भूल जा रहे हैं भाई। क्या कहते हैं, ये 60-40 ग्रामीण विकास में था कि 60-40 आपका मनरेगा में था, सेंटर और स्टेट का शेयर। इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि स्कीम बहुत सारे स्कीम है और स्कीम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सब कुछ एक जैसा लग रहा है। तो उसके लिए एक हम लोग फिर से एक किताब लेकर आ रहे हैं। कैसा किताब है, आपको क्या होगा, एक प्रॉपर योजना लिखा रहेगा। योजना से जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है सब एक प्रॉपर एक टेबल बनाकर आपको किताब में मिलेगा। मतलब एक टेबल बने रहेगा, उसमें जितने भी योजना के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी योजना है, चाहे वो ग्रामीण विकास में है, चाहे वो आपका आजीविका में है, सब योजना का एक प्रॉपर बुक लेके आ रहे हैं हम लोग। उस बुक में आपको उससे आगे उससे पीछे पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ है वो किताब। अगर आप योजना सब पढ़ चुके हैं एक बार, बस उसको क्या करना है, आपको कुछ 60-70 पेज का रहेगा, आप उसको बस पलट के एक बार रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के 2 दिन पहले, आपके लिए वो मोर देन इनफ होगा। और आप जब वो रिलीज होगा तो आपको वो बता दिया जाएगा। अभी वो उसमें काम ही चल रहा है, अभी सर लोग बैठ के उसको बना रहे हैं योजना को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे आजीविका, ये पंचायती राज, हम लोग पंचायती राज देख रहे हैं, फिर आजीविका का करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर किसका देखेंगे हम लोग, ग्रामीण विकास का देखेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के पहले ट्रांसजेंडर सरपंच के रूप में चनवारी डांड ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में किसे चुना गया। देखिए जो 30 चुनाव हुआ है ना, तो पहली बार कोई ट्रांसजेंडर आया है, सरपंच आया है। तो जब पहली बार कुछ चीज होता है छत्तीसगढ़ में तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो पहली बार क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सरपंच ऑफ चनवारी डांड ग्राम पंचायत एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर सरपंच ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये जो है, ये देखिए ये फोटो से, ये कौन है, सोनू दीदी उरांव है। सोनू दीदी उरांव, ये चनवारी डांड कहां पे है, आपका मनेंद्रगढ़ में है। कहां पे है भैया, मनेंद्रगढ़ में। मनेंद्रगढ़ में चनवारी डांड ग्राम पंचायत है, उसमें सोनू दीदी उरांव एज अ सरपंच इलेक्ट हुई है। चलिए, है ना, ये प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर है ना, तो जरूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का एक है आपका फिर से पंचायती राज से एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है कि which state secured the first position in achieving the highest proportion of TB free ग्राम पंचायत among the big state with a population of more than 50 lakh। 50 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का उच्चतम अनुपात प्राप्त करने में किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ, किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये है हमारा प्यारा सबसे न्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन जिसमें पंचायत लिख दिया है, अगर वो करंट अफेयर्स में है तो सब कुछ मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने कि कहीं से भी एग्जामिनर पूछे आपके पास जवाब हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग का जितना भी पंचायती राज का करंट अफेयर्स था भैया, जनवरी से लेकर अप्रैल पूरा सबकी होती है समाप्ति। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में भी किस में आएंगे हम लोग, मनरेगा में आएंगे। अभी जो सबसे करंट और हॉट टॉपिक है, मनरेगा का छत्तीसगढ़ का मजदूरी दर बढ़ा है, वही चीज है। छत्तीसगढ़ में पहले मनरेगा मजदूरी दर 243 था, जो 1 अप्रैल 2025 से बढ़कर कितने रुपए हो गया है। Earlier, the Manrega wage rate in Chhattisgarh was 243, which has increased to how many rupees from 1 April 2025? तो कितना हो गया भाई, एकदम ये तो बहुत ही चांसेस है एग्जाम में आने की। 261 हो गया है, 261 हो गया है। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बोलेगा कि मैं इतना आसान क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, एग्जामिनर बोलेगा ये तो बच्चे को पता होगा कि 261 हुआ है। एग्जामिनर बोलेगा कि ऐसा थोड़ी है, इतना आसानी से तुमको मैं एडीओ थोड़ी बनाऊंगा, मैं तुमसे कठिन क्वेश्चन पूछूंगा। कठिन क्वेश्चन क्या पूछूंगा, ये बता दे कितना परसेंटेज बढ़ा है।
जितने भी लोग जो मैथ्स के डर से एडियो का कर रहे थे कि मैं एडियो की तैयारी करूंगा, तो बोलेंगे यार परसेंटेज तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ और परसेंटेज मेरे को निकालने भी नहीं आता है। तो इसलिए अगर आपको निकालने नहीं आता तो रट लीजिए कितना परसेंटेज बढ़ा है भैया। अगर पूछे कितना प्रतिशत, पहले कितना था, पहले था 243, पहले था 243, अब कितना हो गया 261। कितना परसेंटेज बढ़ गया है? 7.41% बढ़ गया है। इसको एकदम रट लीजिए। अगर क्वेश्चन को कठिन करेगा तो ये 261 नहीं पूछेगा, कितना परसेंटेज बढ़ा है 7.41। अगर पूछेगा कितना नंबर, मतलब 243 से कितना रुपए बढ़ गया, तो कितना 18 रुपए बढ़ गया, 18 रुपए बढ़ गया। ये भी याद होना चाहिए। अब अगर उसको ये भी मन नहीं है कि ये सब चीज पूछने का, वो बोलेगा ये बताओ कि किस स्टेट का सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरी दर है, तो कौन है वो है हरियाणा। कैसे याद कीजिएगा, उन लोग हरी का नाम ज्यादा लेते हैं ना, तो उन लोगों को पैसा भी ज्यादा मिल जाता है। तो क्या है हरियाणा, कितना है 400 रुपए, 400 रुपए। सबसे कम मनरेगा मजदूरी दर किसका है? नागालैंड का। क्यों? उन लोग नागा करते हैं, छुट्टी बहुत करते हैं। बस एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा है नहीं, छुट्टी बहुत करते हैं। तो वो कितना है उसका? 241 है, 241। देखिए इससे एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए हरियाणा वाले भी मनरेगा के तहत वही काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके नागालैंड भी मनरेगा के तहत वही काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को ज्यादा पैसा मिल रहा है, इन लोग को कम पैसा मिल रहा है। आप अगर एग्जामिनर बहुत ही खतरनाक होगा, यूपीएससी लेवल वाला होगा, तो ये पूछ सकता है कि ये बताओ भैया कि इन लोगों को अलग अलग पैसा मिल रहा है, तो ये संविधान का किस आर्टिकल को वायलेट कर रहा है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है? एक आर्टिकल है ना जिसमें बोलता है कि इक्वल काम के लिए इक्वल वेज मिलना चाहिए, सामान्य कार्य के लिए समान वेज मिलता है, ठीक है, ये एक आर्टिकल है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये कौन सा आर्टिकल है, जब इन लोगों को अलग अलग स्टेट को अलग अलग मजदूरी दर मिल रहा है। भाई मनरेगा के तहत काम तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मजदूरी दर मिल रहा है, तो ये कोई आर्टिकल वायलेट हो रहा है आपका? ये मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये डीपीएसपी के अंदर है, ठीक है, आर्टिकल। चलिए अच्छा, ये जो चीज है अभी जो मैं आपको पढ़ाया मनरेगा वाला, वो आपको यूट्यूब में बहुत जगह मिल जाएगा। आपको क्या नहीं मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। क्या पता जो एग्जामिनर है बहुत सातिर है, वो ये पूछ दे कि भैया बढ़ते से घटते क्रम में मजदूरी दर को जमा दो, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा मिलता है हरियाणा वाले को, उसके बाद क्या सिक्किम वाले को, उसके बाद क्या गोवा वाले को, उसके बाद क्या ये केरला वाले को, उसके बाद कर्नाटका वाले को। ये आपको ये जो क्रम है, ये क्रम याद करना चाहिए। ये वाला जो क्रम है इसमें शायद थोड़ी सी गलती लिखी है टाइपिंग में। जो आपका नेक्स्ट है इसके बाद कर्नाटका है, फिर केरला है, ठीक है। तो ये जो क्रम है, ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ दिया कि बढ़ते से घटते क्रम में अरेंज कीजिए, तो सबसे ज्यादा हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर गोवा, फिर कर्नाटका और फिर केरला, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि ये जो मजदूरी दर इसी साल बदला है ना, चेंज हुआ है, तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ये जो मजदूरी दर है, जो मनरेगा का मजदूरी दर है, ये डिसाइड होता है CPIAL। ये CPIAL क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, हिंदी में कहेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर। इस बेसिस पर आपका मनरेगा मजदूरी दर डिसाइड होता है। चलिए अब हम लोग का मनरेगा की पूरी कहानी खत्म होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग मनरेगा पढ़ लिए, हम लोग ग्रामीण विकास में आ गए, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन इंडिया? कौन है भैया? ये पहले मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, ये इनको मामा के नाम से भी बोला जाता है। कौन है बताइए, कौन है? ये है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। चलिए इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे नरेंद्र सिंह तोमर थे। उससे पहले कौन थे? अरे इससे पहले थे अर्जुन मुंडा, फिर नरेंद्र सिंह तोमर थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी कृषि विकास व किसान कल्याण मंत्री कौन है? हम लोग भारत का देख लिए कि भारत का किसान कल्याण मंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ का कौन है ये भी तो पूछ सकता है।
ये भी पूछ सकता है, हु इज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो ये है राम विचार नेताम। कौन है भैया? राम विचार नेताम जी हैं। ठीक है, चलिए, राम विचार नेताम की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है ये मुझे कमेंट में बताइए। राम विचार नेताम कहां से एमएलए बनते हैं? ठीक है, ये मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, नेक्स्ट हमारा जितना भी हम लोग चीज था मनरेगा के तहत देख लिए, हम लोग मिनिस्टर देख लिए। अब एक आता है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। उस योजना के तहत एक स्कीम आता है जो है मोर दुआर स्वाय सरकार अभियान। तो क्वेश्चन है पहले, मोर दुआर स्वाय सरकार अभियान कब से कब चलेगा? क्वेश्चन तो मैं हमेशा बोलता हूं एक बहाना है, मेरे को आगे आपको इसके बारे में समझाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप लोग को, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट मजा आता है इसलिए मैं एमसीक्यू फॉर्मेट बनाता हूं, लेकिन मेरे को ये चीज नहीं पढ़ाना है, मेरे को आपको ये समझाना है कि मोर दुआर स्वाय सरकार अभियान है क्या। तो मोर दुआर स्वाय सरकार अभियान कब से कब चालू हुआ है? तो ये जो चालू हुआ है यह 15 से 30 अप्रैल 2025 चालू हुआ है। 15 से 30 अप्रैल 2025 मतलब चलेगा, ये 15 से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा। अब ये है क्या? मोर दुआर स्वाय सरकार स्कीम है ना, अभियान। जो ये मोर दुआर स्वाय सरकार अभियान है, सबसे पहले नाम ही है साय, विष्णुदेव साय। तो शुभारंभ कौन करेगा? विष्णुदेव साय करेंगे। कब करेंगे? जब ये 15 से 30 अप्रैल चलेगा तो 15 तारीख को शुभारंभ करेंगे ना भैया, 15 तारीख को शुभारंभ, 15 अप्रैल 2025। कहां से करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, घाट पदमपुर गांव से करेंगे। ठीक है, ये जो अभियान है, अभी अभियान तो समझ में आ गया कि मोर दुआर स्वाय सरकार अभियान है। क्यों है ये अभियान? ये अभियान है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास 2.0 के तहत पात्र लेकिन वंचित परिवार, जिनको पात्र हैं लेकिन अभी तक क्या नहीं मिला है? घर नहीं मिला है, आपका आवास नहीं मिला है, कि पहचान कर उन्हें पक्के मकान दिलाना। मतलब अभी भी पात्र हैं लेकिन वंचित हैं, कोई ना कोई आपका कोई प्रक्रिया है, उन लोग कोई फॉर्म नहीं भर पाए, भाई उन लोग गरीब है, उनके पास नहीं पता है कैसे करना है क्या चीज। तो पात्र एवं वंचित परिवार को खोजना है और उनको खोज कर उनको पक्के मकान दिलाना है। ठीक है, ये जो अभियान की अवधि है मैं आपको बताया 15 से 30 अप्रैल 2025। ये जो अभियान है ना, ये 3 चरण में चलेगा। 3 चरण का आपको डेट भी याद होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपके एडीओ के एग्जाम में है, उसके ग्रामीण विकास के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी चीज लिखा हुआ कि एक पत्थर फेंका गया तो वो भी आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये जो अभियान है ये 3 चरण में हुआ है। पहला चरण क्या है भैया? 15 से 19 अप्रैल। ठीक है, दूसरा चरण क्या है? 20 से 28 अप्रैल। तीसरा चरण क्या है? 29 से 30 अप्रैल। ये तीनों आपको याद होना चाहिए कि पहला चरण है 15 से 19 अप्रैल, जिला व ब्लॉक स्तर पर क्या करेंगे? पर बैठकें होंगी। दूसरा चरण क्या है? ग्राम सभाएं व घर घर में सर्वेक्षण होगा। तीसरा चरण क्या है? सत्यापन व रिपोर्ट तैयार कराया जाएगा। ये उसका न्यूज़पेपर का कटिंग है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, एक बार आराम से तसल्ली लेकर इस न्यूज़पेपर की कटिंग को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग का एक और इंपॉर्टेंट स्कीम आता है। हम लोग ग्रामीण विकास के तहत जितना भी करंट अफेयर्स था भैया खत्म कर दिए। अब आगे हम लोग आजीविका में। आजीविका में नाम से ही है छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। इस योजना ये तो इतना इंपॉर्टेंट लगा था कि इसका मैं एक अलग से 10 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, इसी चैनल में अपलोडेड है। अगर आप देखे नहीं है तो उसमें एकदम डिटेल में समझाया हूँ इस योजना के बारे में। अभी भी समझाऊंगा लेकिन उसमें एकदम डिटेल में समझाया हूँ, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। सबसे पहला पूछता एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कब चालू हुआ? चालू कब हुआ? 16 अप्रैल 2025। देख रहे हैं 16 अप्रैल, एकदम अभी एकदम ताजा योजना है ये। क्यों है? क्यों आया ये योजना? उद्देश्य क्या है? जो अति गरीब परिवार है को क्या करना है? उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, उनकी आय बढ़ाना है और उनका जो खाद्य पोषण है उसमें सुधार आना है। भैया आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे कैसे? आय बढ़ाएंगे और उनका खाद्य पोषण में सुधार लाएंगे। ये है छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। अब दूसरा प्रश्न दिमाग में आता है कि यह योजना शुभारंभ कौन किया है? यह योजना जो शुभारंभ किया है वो भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण और आपके पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सचिव कौन? भीम सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण विकास सचिव भीम सिंह इनका इस योजना का शुभारंभ किए। इस योजना में ना 2 ठो आएगा एनजीओ, एक आएगा ब्रैक इंटरनेशनल और एक आएगा ट्रिकल अप। ये एनजीओ के साथ क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ब्रैक इंटरनेशनल संस्था के बीच में 3 वर्षों का एमओयू होगा। एमओयू मतलब एक तरह से गठबंधन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। एक तरह से समझौता होगा कि 3 वर्षों का
क्या होगा, एक तरह से समझौता होगा। और ये जो ब्रैक इंटरनेशनल है ना और ये ट्रिकल अप है, ये जितना भी टेक्निकल सपोर्ट है, जो जितना भी तकनीकी सहायता है कि कैसे हम जो गरीब लोगों का गरीबी उन्मूलन कर पाए, हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन कर पाए, कैसे हम लोग उनको मुख्य धारा से जोड़ पाए, ये सब चीज का जो जिसमें जितना भी टेक्निकल सहायता रहेगा, तकनीकी सहायता रहेगा, कि ब्रैक इंटरनेशनल और ये ट्रिकल अप ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है दोनों एनजीओ। ये जो ब्रैक इंटरनेशनल ये 10 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है ऐसी गरीबी उन्मूलन के लिए। तो ये इसी के साथ समझौता हुआ है और इसके तहत हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इनके साथ मिलकर काम करेगा। कितने वर्ष का समझौता हुआ है? 3 वर्ष का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने वर्ष का एमओयू है भैया? 3 वर्ष का एमओयू हुआ है। अच्छा, इसमें असली में करेंगे क्या, कौन गरीब है वो? तो ये जो है ना, इसमें 2 जिला है, एक जिला है जशपुर और एक दूसरा जिला है कबीरधाम। जशपुर और कबीरधाम के 5 विकास खंडों के 5000 अति गरीब परिवार को चूज करेंगे। 5 विकास खंड 5000 अति गरीब परिवार, 5 विकास खंड 5000 अति गरीब परिवार को हम लोग चयन करेंगे। अब वो जो 5 विकास खंड है वो कौन है, वो भी पूछ सकता है, क्योंकि जशपुर और कबीरधाम जिला है, तो जशपुर और कबीरधाम जिला के 5 विकास खंड होंगे। कौन कौन है वो? मनोरा जशपुर, बगीचा जशपुर, पंडरिया कबीरधाम, बोदला कबीरधाम, सहसपुर लोहारा कबीरधाम। ये 5 विकास खंड के 5000 अति गरीब परिवार को हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे और उन्हीं का गरीबी उन्मूलन करेंगे। अब ये जो 5000 जो अति गरीब परिवार है, ये यूजुअली पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये बहुत ही इनका बुरा कंडीशन, ये समाज के से बहुत ही नीचे, इनका आर्थिक कंडीशन, इनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत लो है, उन्हीं को पकड़ेंगे। तो जो जशपुर में है, जो जशपुर में कौन है जो पीवीटीजी? पहाड़ी कोरवा, बिरहोर। कबीरधाम में कौन है? बैगा। आपका छत्तीसगढ़ जीएस आपका अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये चीज, तो उन्हीं को फोकस किया जाएगा। जो बैगा है, पहाड़ी कोरवा है, बिरहोर है, जैसे पीवीटीजी समुदाय के 5000 परिवार लाभान्वित होंगे। ये भी हमारा आजीविका का योजना समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट चीज पर आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, अब क्वेश्चन के तहत मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक क्या हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको समझाऊंगा मैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में किया गया। झरिया वाटर बॉटलिंग प्लांट नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग से स्थापित किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? तो ये तीनों कथन सही है। ये कथन तो एक बहाना था, मुझे ये 3 चीज आपको बताना था। ये 3 चीज याद कीजिए कि भैया झरिया में अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट चालू होने वाला है। पहला, ये झरिया कहाँ है? नया रायपुर में है। शुभारंभ कौन किए भैया? आपका शुभारंभ दिख रहा है आपको, देखिए शुभारंभ करता, ठीक है। शुभारंभ कौन किए? ये किए हैं हमारे सीएम किए हैं शुभारंभ करता, ठीक है। और ये किसके सहयोग से बनेगा? ये जो झरिया अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट है, नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका नाम आ गया आज तो एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग से ये चीज आपका झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट स्थापित होगा। तो इसमें से ऑल द अबव सही है और ये चीज आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगेन एक और क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। कहां गया भाई ये क्वेश्चन? अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है। नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड टू स्टार्ट ई ऑटो सर्विस इन नया रायपुर? तो ये अगेन नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका, याद रखिएगा, आजीविका मिशन बिहान, इन दोनों ने आपका कोलैबोरेशन किया है और नया रायपुर में क्या ई ऑटो सेवा शुरू किया है। ई ऑटो भी बताऊं, ये पिंक ऑटो है, स्पेशली ये वुमेन के लिए है। ये किसके लिए है? ये वुमेन के लिए है। इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में पढ़ते तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में अब 40 पिंक ई ऑटो चलेगी, ठीक है, पिंक ई ऑटो चलेगी। ये जो पिंक ई ऑटो है ये 130 किलोमीटर के दायरे में इसका संचालन होगा। ई ऑटो सेवा का संचालन महिला स्व सहायता समूह, ये आपके एडीओ के एग्जाम में पढ़ते हैं ना, एसएचजी स्वसहायता समूह द्वारा किया जाएगा, ठीक है।
इसमें 3 क्लस्टर के 15 ग्राम संगठनों की कुल 40 महिला सदस्य शामिल होगी। यह ई ऑटो सेवा 130 किलोमीटर के दायरे में आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जंगल सफारी जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। तो ये भी आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। एक लाइन इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है आपकी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या कहानी चल रही है करंट अफेयर्स को लेकर। अब सेंट्रल लेवल में भी जो कुछ चल रहा होगा वो भी पूछ सकता है आपका। सेंट्रल लेवल का भी करंट अफेयर्स लिखा है, साफ साफ लिखा है ईडीओ के उसमें सिलेबस में कि सेंट्रल लेवल का भी करंट अफेयर्स आएगा, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स आएगा। तो नेशनल लेवल में है विच मिनिस्ट्री लॉन्च सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? किस मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया है? तो पंचायत है, तो पंचायत कौन होगा आपका? कौन होगा भैया? पंचायती राज मंत्रालय चालू करेगा। ये जो पंचायती राज मंत्रालय है आपका, जो 8 मार्च था ना, वुमेन्स डे था, उस दिन सशक्त पंचायत नेत्री अभियान चालू किया था। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान क्या है? ये अभियान क्या फोकस कर रहा है? इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है ना, जो आपका जो वुमेन है, जो आपकी महिलाएं हैं ना, उनको सशक्त बनाना, उनको पंचायती राज लेवल में सशक्त बनाना। उनका क्या है भैया? इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण शासन में महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत करना। महिलाओं का जो नेतृत्व है, जो आपका ग्रामीण शासन है, उसमें उसको मजबूत करना, ताकि निर्णय लेने की कौशल को बढ़ावा दिया जा सके, जो उनके निर्णय लेने का कौशल को बढ़ावा दिया जा सके, और जमीनी स्तर पर नीति और शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जा सके। ये है आपका मेन इसका उद्देश्य। आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है उसका क्या है? बेसिकली महिलाओं को ऊपर उठाना, उनका नेतृत्व ऊपर उठाना, आपको उनका पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, यह है इस अभियान का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर दीदी केंद्र और दीदी की दुकान पहल किस संगठन द्वारा संचालित की जाएगी? द कंप्यूटर दीदी सेंटर एंड दीदी की दुकान इनिशिएटिव विल बी रन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जो है ना, ये अगेन ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा द्वारा आपका क्या है? कंप्यूटर दीदी और दीदी की दुकान। ये है क्या एक्चुअली? जो ग्रामीण की जो फीमेल है ना, ग्रामीण में फीमेल है, उन लोग को कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। उनके लिए फिर एक कंप्यूटर की दुकान खोला जाएगा कि बाकी सब भाई वो प्रिंटिंग कर पाए, कुछ टाइपिंग कर पाए, और उनका क्या हुआ? उनका विकास हो। ठीक है, यही एग्जैक्टली है। एक बार सोचा हम लोग समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास में आजीविका, ध्यान दीजिएगा, आजीविका के अवसर पैदा करना, महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना। ग्रामीण में महिला सिर्फ क्या कर रही है? खाना पका रही है। ठीक है, ये चीज को खत्म करना, ग्रामीण में भी महिलाओं को कार्यबल को बढ़ाना, ये मेन उद्देश्य है। इस साझेदारी के तहत आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कंप्यूटर दीदी केंद्र या दीदी की दुकान जैसी पहल शुरू की। याद रखिए छत्तीसगढ़ में शुरू नहीं की गई ना, यहाँ शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विच नेशनल अवार्ड डिड छत्तीसगढ़ रिसीव अंडर प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? तो ये जो है, ये है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत। ठीक है, ये भी आपके किसका पार्ट है? आपका एडीओ का पार्ट है ना, ग्रामीण विकास का पार्ट है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिलों को बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया? तो कौन सा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वेर सेलेक्टेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो ये कौन है? मोहला, मानपुर चौकी और शक्ति। मोहला, मानपुर चौकी और शक्ति। यहां आपका मोस्ट प्रोबेबली सारे इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स हैं, जो किससे रिलेटेड हैं? ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज के आपके समाप्त होते हैं। जो भी जनवरी से अप्रैल तक कुछ भी हुआ है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं इन तीनों का। अब मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक चैप्टर है, एक प्रॉपर ना आपका चैप्टर है पार्ट 2 में, मैं आपको दिखाता हूं। ये ग्रामीण विकास एवं रोजगार, ये प्रॉपर एक चैप्टर है पार्ट 2 में। उसका पार्ट 2 में, इस चैप्टर में आपका क्या है? ये आर्थिक सर्वेक्षण का एक चैप्टर है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं, बहुत सारे नंबर हैं, वो नंबर कि भैया मनरेगा में कितने लोगों को मजदूरी मिला है, ठीक है,
कितना दिन का रोजगार दिवस क्रिएट हुआ है मनरेगा के तहत, आपका ये सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनी हैं, कितने लोगों को आवास मिला है, कितना पैसा आवंटित हुआ है, सब नंबर का खेल है। मैं अगला क्लास लाऊंगा और जितना भी आर्थिक सर्वेक्षण का आपका डेटा है ग्रामीण विकास का, उसको मैं आपका एंड करवाऊंगा यही पास क्लास में, कि आप पूरा फुल टू फुल अपडेट हो। और पिछले बार अगर आप ध्यान दोगे ना, अगर आप पिछले बार एग्जाम का ध्यान दोगे, पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम का, तो पूरा यहीं से उठाकर, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का सिर्फ ये चैप्टर पढ़ के गए रहते ना, तो पिछले बार एग्जाम में आपका 4 की 5 क्वेश्चन बन गया रहता इसी चैप्टर से उठा के दे दिया था वो। खुद सोचिए ना, जो गवर्नमेंट जो एग्जाम बना रहा है, जो ऑफिसर एग्जाम बना रहा है, उसके पास सबसे ऑफिशियल डेटा क्या है? इकोनॉमिक सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्यों नहीं पूछेगा वो आपसे? क्यों नहीं पूछेगा? इसमें सब कुछ है इस डेटा में। तो जो नेक्स्ट क्लास है आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास को एंड करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मेरा मेहनत है आपको कैसा लग रहा है। आप जब वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को मोटिवेशन आता है कि मैं कुछ और अच्छा बनाऊं। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरा करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है सैटरडे और संडे को, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। इस क्लास के बाद मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय जवाहर।